अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में किसी की ज़िंदगी पर बीती एक पुरअसरार और सच्ची कहानी। ये तकरीबन 18-19 साल पहले का वाक़या है। हम बहन भाई काफ़ी कम उम्र हुआ करते थे और अक्सर वालिदा के साथ अपनी नानी जान के घर जाया करते थे, बल्कि छुट्टियां तो वहीं गुजरती थीं। वहाँ नानी जान, मुमानी और अम्मी के दरमियान होने वाली गुफ्तगू खेलते कूदते हमारे कानों में भी पड़ती थी। नानी जान और मुमानी अक्सर अम्मी को अपने मोहल्ले में मौजूद एक घर के बारे में बताया करती थीं जो गली के कोने पर वाक़ था। बुलंद दीवारों और छोटी खिड़कियों पर मुश्तमिल पुरानी तर्ज़े तामीर कुछ अलग थलग सा नज़र आता था। ये एक मुख्तसर सी फैमिली की मलकियत था। जब दोनों मियाँ बीवी इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आए तो पुराने वक्तों में ये घर बनवाया था, मगर कुछ ही अरसे रहने के बाद अपने अकलौते बेटे के पास अमेरिका शिफ्ट हो गए। ये घर कई सालों बंद रहा। फिर उन लोगों ने एक रिश्तेदार के ज़रिए इरफान साहब के हाथ फ़रोख्त कर दिया। वो एक मुकामी कॉलेज में तैनात थे और कॉलेज यहाँ से नज़दीक होने की वजह से वालिदा, बीवी मैमूना और 2 बच्चों के साथ इस घर में शिफ्ट हो गए थे। बच्चों की उम्रें 2 और 3 साल ही थीं। यहाँ आने के चंद महीनों बाद ही उनकी वालिदा अचानक बुखार की शिद्दत की वजह से इंतकाल कर गईं। अब इरफान साहब के जाने के बाद मैमूना आंटी बच्चों के साथ सारा दिन घर में अकेली होती। कुछ दिनों से उन्होंने महसूस किया था कि घर में कुछ पुरअसरार से वाक़यात रोनुमा होने लगे हैं। पहले तो ध्यान न दिया, मगर अब वो खौफज़दा सी रहने लगी थी। उसी के पेशे नज़र इरफान साहब ने ऊपर की मंजिल को किराए पर देने का फैसला कर लिया ताकि कुछ चहल पहल हो जाए। ऊपर आने वाली फैमिली में 4 अफराद शामिल थे। साजिदा खाला, उनकी 2 बेटियां नाइला शुमाइला और बेटा यासिर, जो सुबह अपनी मुलाजमत पर चला जाता था। साजिदा खाला अक्सर बेटियों के साथ अपनी बहन से मिलने जाया करती थी। वो जाते हुए कमरों को ताला लगा देती थी, जबकि बाहर छोटा सा सहन खुला रहता था जहां महमूना आंटी के बच्चे अक्सर खेलते हुए चले जाते। ऐसे ही एक दिन ऊपर बच्चे खेल रहे थे जब महमूना आंटी ने खाने की गर्ज से बच्चों को बुलाया। अम्मी, आपने क्यों बुला लिया? इतना मज़ा आ रहा था। अली ने बैठते हुए महमूना आंटी से कहा। जी अम्मी, नाइला बाजी और शुमाइला बाजी अपनी अम्मी से बातें कर रही थीं। उनकी अम्मी उन्हें डांट भी रही थीं। हमें इतनी हंसी आ रही थी उनकी डांट सुन के। छोटे हसन ने भी भाई की हाँ में हाँ मिलाकर कहा। मैमूना आंटी ने सोचा, चलो अच्छा हुआ साजिदा खाला जल्दी वापस आ गईं। बच्चे भी उनसे काफ़ी मानूस हो गए थे। आंटी को भी उन लोगों की मौजूदगी से बहुत ढारस रहती थी। आंटी ने बर्तन समेटे और आराम की गर्ज से कमरे में जाके लेट गईं। बच्चे दोबारा ऊपर भाग गए थे। ऊपर से आने वाली चहल पहल की आवाज़ों की वजह से मैमूना आंटी मुतमईन हो गई थी। रात 10 बजे तक इरफान साहब ट्यूशन पढ़ाने में मसरूफ़ रहने के बाद सो चुके थे। बच्चे टीवी देखने के दौरान नाइला और शुमाइला की सारे दिन की बातें दोहराते दोहराते सो गए थे। मैमूना आंटी इशा की नमाज से फारिग ही हुई थी कि पीछे की तरफ से ऊपर जाने वाली सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज़ें उभरी। वो रास्ता खाला के इस्तेमाल में रहता था, लेकिन इस वक्त इनके घर कौन आ सकता था? यही देखने की गर्ज से वो बाहर आई तो देखा साजिदा खाला, नाइला और शुमाइला और यासिर के साथ सीढ़ियाँ चढ़ रही थीं। खाला, आप लोग इस वक्त कहाँ गए थे? सब खैरियत तो है ना? आंटी ने वहीं से पूछा। अरे बेटा, गए तो सुबह थे, आते आते ये वक्त हो गया। दरअसल मेरी बहन की आज तबीयत ठीक नहीं थी तो उसने रोक लिया था। यासिर को फ़ोन करके मैंने वहीं बुला लिया था। लेकिन खाला, आप तो... आंटी के हाथ ठंडे होने लगे। हाँ बेटा, मैंने तो यही कहा था शाम तक वापसी हो जाएगी, मगर मेरी बहन ने आने ही नहीं दिया। बहुत थक गई हूँ, अब आराम करती हूँ। तुम भी आराम करो, काफ़ी रात हो गई है। खाला कहती हुई ऊपर चली गईं। उनके बच्चे पहले ही लॉक खोल चुके थे। मैमूना आंटी के दिमाग में तो सारे दिन का मंजर घूम गया। ऊपर से चहल पहल की आवाज़ें, बच्चों की जुबानी सुने किस्से, सब एक एक करके आंखों के सामने आ रहा था। वो तो यही समझती रही कि खाला की फैमिली ऊपर मौजूद है, लेकिन सारा दिन घर में कोई नहीं था। वो बमुश्किल कमरे तक पहुंची। काफ़ी देर आयतल कुर्सी का विर्द करती रहीं और ख़ुद को बावर कराती रहीं कि उनका वहम रहा होगा।
صبح عرفان صاحب کو تمام واقعہ سنایا تو انہوں نے بھی وہم ہی قرار دیا، اور بچے تو بہت چھوٹے تھے، ان کی بات کو کیا سنجیدگی سے لینا۔ اکثر و بیشتر ان کے گھر میں ایسے واقعات رونما ہونے لگے کہ عقل اور شعور دونوں حیران رہ جاتے۔ میمونہ آنٹی صبح گھر میں تنہا ہوتی، بچے اسکول اور عرفان صاحب کالج جا چکے ہوتے، جبکہ کچھ وقت کے لیے صفائی کرنے والی ماسی آیا کرتی تھی۔ باورچی خانے میں کام کرتی ہوئی میمونہ آنٹی کو کبھی سلمہ کی صاف آواز سنائی دیتی جیسے وہ انہیں بلا رہی ہو۔ وہ کام چھوڑ کر اس سے پوچھنے اندر جاتی تو وہ کہتی، نہیں باجی، میں نے تو آپ کو نہیں بلایا۔ ایسے ہی سلمہ کبھی پوچھتی ہوئی آتی، باجی آپ نے بلایا؟ مگر میمونہ آنٹی صاف انکاری ہو جاتی کہ میں نے تو تمہیں آواز نہیں دی۔ گھر کے عام استعمال کی اشیاء اکثر گم ہو جاتی، تلاش میں کئی روز گزر جاتے۔ ایسی جگہوں پر بھی ڈھونڈ لیا جاتا جہاں سے ان کا ملنا ناممکن ہوتا۔ جب وہ لوگ تھک کر تلاش بند کر دیتے تو چند دن کے بعد وہی چیز سامنے ہی کہیں رکھی مل جاتی۔ میمونہ آنٹی کو کبھی کبھی اندر کمرے میں رکھی ہوئی الماری کا ہینڈل زور سے کھلنے کی آواز صاف سنائی دیتی۔ وہ یہی سمجھتی کہ عرفان صاحب واپس آ چکے ہیں۔ جب اندر کوئی نہ ہوتا تو ہینڈل کی اتنی واضح آواز پر وہ سوچتی ہی رہ جاتی۔ میمونہ آنٹی کا میری نانی جان کے گھر کافی آنا جانا تھا۔ وہ اکثر ان واقعات کا ذکر نانی جان سے کیا کرتی تھیں۔ نانی جان ان کو نماز کی پابندی کی تاکید کرتی اور مختلف قرآنی آیات کے وظیفے کرنے کو کہتی۔ ویسے وہ لوگ خود بھی دیندار اور نماز کے پابند تھے ہی۔ سردیوں کا موسم تھا جب ایک دن پروفیسر صاحب اپنے کمرے میں بٹ پر بیٹھے لیکچرز تیار کر رہے تھے کہ میمونہ آنٹی بچوں کو ان کے کمرے میں سلا رہی تھیں۔ کافی دیر بیٹھے رہنے کے بعد وہ کسل مندی محسوس کرتے ہوئے بائیں جانب کروٹ لیٹتے ہوئے لیٹ گئے۔ آنٹی کی عادت تھی کہ سونے سے پہلے پانی سے بھرا جگ اور گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھ دیا کرتی تھیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ انہیں دائیں جانب بالکل اپنے پیچھے بیڈ پر کسی کے بیٹھنے سے پڑنے والا دباؤ صاف محسوس ہوا۔ تھکن اور نیند کی وجہ سے ان کی آنکھیں بند تھیں مگر حواس مکمل جاگ رہے تھے۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ صاف سن سکتے تھے کہ پانی کا جگ اٹھا کر گلاس میں پانی اونڈیلا گیا اور جگ واپس جگہ پر رکھا گیا، اور سناٹے میں پانی حلق سے نیچے اتارتے ہوئے جو آواز ابھرتی ہے وہ بھی انہیں صاف سنائی تھی۔ 4-5 گھونٹ پینے کے بعد گلاس ٹیبل پر رکھنے کی آواز باقاعدہ سنائی تھی۔ عرفان صاحب کو مکمل طور پر یقین ہوا کہ میمونہ آنٹی بچوں کو سلانے کے بعد کمرے میں آ چکی ہیں اور بیڈ پر بیٹھتے ہوئے انہوں نے پانی پی کر گلاس ٹیبل پر رکھا ہے۔ میمونہ، بچے سو گئے کیا؟ یہ کہتے ہوئے عرفان صاحب نے دائیں جانب کروٹ لیتے ہوئے آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھے اور جگ کی جانب دیکھا۔ غور کرنے پر صاف ظاہر تھا کہ نہ صرف جگ میں پانی کم ہوا بلکہ پانی کی سطح بھی متحرک تھی اور جگ کے پاس ٹیبل پر 2-3 قطرے بھی موجود تھے۔ عرفان صاحب ایک ہی جست میں بیڈ سے کھڑے ہوئے اور بچوں کے کمرے میں آ گئے۔ انہوں نے دیکھا میمونہ آنٹی بچوں کے ساتھ بے خبر سو رہی تھیں۔ وہ وہیں پڑے صوفے پر بیٹھ گئے۔ سخت ٹھنڈ میں بھی وہ سر سے پیر تک پسینے میں شرابور تھے۔ اگلے دن وہ پہلی فرصت میں علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب سے ملے۔ سارے واقعات ان کے گوش گزار کیے جس پر ان کا یہی کہنا تھا کہ خدا کی بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جو ہمیں دکھائی نہیں دیتی لیکن اکثر و بیشتر ہیلے بہانے سے وہ اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں، مگر انسان کے لیے یہی بہتر ہوتا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جائے اور پاک و صاف رہنے کے بارے میں اللہ نے ہمیں جو احکامات جاری کیے ہیں ان پر سختی سے عمل کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ ذکر خداوندی کیا جائے۔ میمونہ آنٹی روزانہ صبح کے وقت دونوں اوقات کا کھانا تیار کر لیا کرتی، لیکن ان دنوں انہیں واضح طور پر محسوس ہونے لگا کہ کھانے کی مقدار کچھ کم ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ جب کھانے کے لیے بیٹھتے تو کھانا اکثر ہی کم پڑنے لگا تھا۔ وہ سوچتی سارا دن شاید بچوں کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں انہیں صحیح اندازہ نہیں ہو پاتا۔ پروفیسر صاحب کالج سے ٹیوشن سینٹر جایا کرتے تھے۔ ان کی واپسی شام میں ہوتی۔ اس دن آنٹی نے گھر کے کام نپٹائے اور کھانے کے بعد بچوں کو لے کر آرام کی غرض سے کمرے میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی جب وہ عصر کی نماز کے لیے باہر آئیں تو دیکھا کہ باورچی خانے کے عین سامنے بچھے تخت پر 4 بچے بیٹھے ہوئے ہیں جن کی عمریں اندازاً 5 سے 10 سال کے درمیان ہوں گی، اور درمیان میں رکھے کچھ برتنوں میں وہ کھانا وغیرہ کھانے میں مصروف ہیں۔
आंटी फौरन कुछ समझ ना सकी और यही सोचा कि दरवाज़ा शायद खुला रह गया हो और मोहल्ले के बच्चे हैं जो अक्सर उनके बच्चों के साथ खेलने के लिए आ जाया करते थे, मगर वो तो बिल्कुल अनजान बच्चे लग रहे थे और गौर करने पर महसूस हुआ कि उनकी शक्लें आम बच्चों से मुख्तलिफ, कुछ लंबूतरी और अजीब तरह की हैं। कौन हो बेटा तुम लोग, और अंदर कैसे आ गए? दरवाज़ा खुला था क्या? ये सुनते ही वो सबके सब उठ खड़े हुए और एक एक करके भागते हुए जीने की जानिब चले गए। मैमूना आंटी भी उनके पीछे लपकी, मगर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ गायब से होते चले गए। आंटी ने मुड़कर तख्त की तरफ देखा, मगर अब वहां कुछ भी ना था। उनके जिस्म में तो सर से पैर तक सनसनी दौड़ गई। खौफ की एक शदीद लहर ने उन्हें घेरे में ले लिया। आंटी सारी हिम्मत जमा करके अंदर गईं, बच्चों को लिया और नानी जान के घर आ गईं। शाम तक उन्हें तेज बुखार ने आ लिया, जिसमें वो 2-3 दिन तक तपती रहीं। अब तो वो लोग काफ़ी परेशान रहने लगे थे। साजिदा खाला ने भी घर खाली करने का इरादा कर लिया था। उन्होंने आंटी को बताया कि उनके साथ पे दर पे ऐसे वाक़यात पेश आने लगे हैं जिनकी वजह से वो लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए हैं। अक्सर आधी रात को खुद ब खुद कमरे की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। एक बार उनके बेटे यासिर को गहरी नींद से किसी ने पैर का अंगूठा खींचकर जगा दिया। वो हड़बड़ा कर उठ बैठा, मगर वहां कोई नहीं था। माँ और बहनें तो अपने कमरे में बेखबर सो रही थीं। इसी तरह के वाक़यात की बिना पर वो लोग घर खाली करके जा चुके थे। प्रोफेसर साहब ने खाला के जाने के बाद भी 1-2 किराएदार रखे, मगर वो भी घर खाली कर गए। उनके मुताबिक घर में अक्सर किसी की मौजूदगी का एहसास होता है और दीवारों पर भी चलते फिरते साए से दिखाई देते हैं। बहरहाल अब ऊपर की मंजिल बिल्कुल खाली थी। वो लोग इस कदर डर गए थे कि अब मुख्तलिफ रिश्तेदारों के घरों में वक्त गुजारने पर मजबूर थे, मगर अपना घर कब तक छोड़ा जा सकता था। प्रोफेसर साहब किसी नेक बुजुर्ग की तलाश में थे जो उनके मसाइल हल करें। उस दिन तो हद ही हो गई जब मोहल्ले के रिजवान साहब अपने 15 साला बेटे को लिए प्रोफेसर साहब के घर आए। उनके बेटे के सर पर पट्टी बंधी हुई थी। वो काफ़ी गुस्से में थे। दरअसल स्कूल्स की छुट्टियों के बायस बच्चे रात देर तक गली में क्रिकेट वगैरह खेलते। रिजवान साहब के मुताबिक बॉल प्रोफेसर साहब की खिड़की से अंदर चली गई और उनका बेटा जब बॉल मांगने आया तो प्रोफेसर साहब ने उसे बेइंतहा बुरा भला कहा और बॉल उसके सर पर दे मारी, जिससे उसका सर ही फट गया। जबकि प्रोफेसर साहब का कहना था कि कल रात तो वो लोग घर पर मौजूद ही नहीं थे, मगर रिजवान साहब और उनका बेटा बज़िद थे कि उसने प्रोफेसर साहब को साफ देखा है और उन्होंने ही बॉल मारी थी। जाहिर है लड़का समझदार था, काफ़ी ज़ख्मी भी था, उसकी बात को कैसे नज़रअंदाज किया जा सकता था। जब वाक़यात बढ़ने लगे तो एक रात प्रोफेसर साहब का 5 साला बेटा अचानक सोते हुए ज़ोर ज़ोर से चीखे मारकर रोने लगा, जैसे वो शदीद तकलीफ़ में हो, मगर रोने की वजह समझ में नहीं आ रही थी। दूसरे दिन तेज़ बुखार में मुब्तला था और उसके बाएं गाल पर 4 उंगलियों के वाज़े निशान मौजूद थे, जैसे किसी ने उसके मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ रसीद किया हो। कभी कभी सोते हुए महसूस होता कि आधी रात के किसी हिस्से में कोई ज़ोर से बेड हिला रहा हो। प्रोफेसर साहब ने कोशिशें तेज़ कर दी थीं। जल्द ही उन्हें अपने एक करीबी दोस्त के तवस्सुत से एक बहुत ही नेक बुजुर्ग का पता चला जो एक वली अल्लाह के मज़ार से मुंसलिक थे और वहाँ के पुराने खिदमत गुजार थे। उन पर अल्लाह ताला का ख़ास करम था, जिसकी वजह से वो अल्लाह के मुसीबत ज़दा बंदों की खिदमत किया करते थे। प्रोफेसर साहब ने फ़ौरन उनसे मिलने का फ़ैसला करके उनकी खिदमत में हाजिर हो गए और तमाम वाक़यात शुरू से आखिर तक गोशगुजार किए। लेकिन आलम साहब ने बगौर सुना और कुछ देर सोचने के बाद कहा कि वो प्रोफेसर साहब के घर देखना चाहते हैं। प्रोफेसर साहब बिला तामुल अगले रोज़ उन्हें अपने घर ले आए, जबकि आलम साहब की हदायत के मुताबिक मैमूना आंटी और बच्चों को किसी रिश्तेदार के घर भेज दिया गया। आलिम साहब घर के दरवाजे पर चंद सेकंड रुके और फिर कुछ ज़ेरे लब पढ़ते हुए अंदर दाखिल हो गए। घर के कोने कोने का मुशाहिदा किया, बालाई मंजिल को भी देखा। फिर वो एक कमरे में मौजूद सोफे पर बैठकर बावाज़े बुलंद कुछ कुरानी आयात का विद करते रहे। प्रोफेसर साहब भी उनके हमरा थे। अचानक कमरे के ऐन कोने में एक स्याह ह्योला सा जाहिर हुआ, जिसका कद छत से कुछ ही सेंटीमीटर कम होगा। प्रोफेसर साहब खौफ से कांपने लगे, मगर आलिम साहब की मौजूदगी की वजह से हिम्मत बांधे हुए थे। चंद लम्हे यूं लगा जैसे आलिम साहब और उस ह्योले के दरमियान कोई बातचीत हो रही हो, मगर कुछ वाज़े तौर पर समझ न आया और वो ह्योला ओझल सा हो गया। काफ़ी देर गुजर जाने के बाद आलिम साहब ने रुखसत चाही और प्रोफेसर साहब को अगले दिन अपने पास आने को कहा।
प्रोफेसर साहब ने वो रात अपने रिश्तेदार के घर गुजारी थी और दूसरे दिन आलिम साहब के पास पहुंचे तो उन्हें बेहद हैरत अंगेज इंकशाफात का सामना हुआ। आलिम साहब का कहना था कि अब वो लोग मजीद इस घर में नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ जिन्नात का एक बहुत बड़ा कबीला आबाद है। कई बरसों से जिन्नात के एक ख़ानदान का बसेरा है। वहाँ तो पाँव रखने को भी जगह नहीं और उनके बच्चे वहाँ रहने वालों को शरारतें करके तंग करते हैं। एक अरसे से मुकम्मल तौर पर आसेब ज़दा है। उस रात आलिम साहब ने उस ख़ानदान के एक बड़े फ़र्द से बात की थी जिसका कहना था कि प्रोफेसर साहब के यहाँ क़याम से उन्हें तंगी का सामना हो रहा है, जबकि वो घर तो कई सालों से मुस्तकिल उनका ठिकाना रहा है। आप लोग पाक साफ और नमाज रोज़े के पाबंद हैं, जिसकी वजह से यहाँ अरसे कुछ रह लिए, मगर अब जगह ना छोड़ी तो जान का ज़िया भी हो सकता है। आलिम साहब के मुताबिक बहुत दरख्वास्त करने पर 2 दिन का वक्त दिया गया है। इस दौरान घर खाली कर दें वरना वो जिम्मेदार नहीं। प्रोफेसर साहब ने अपना पुराना घर फरोख्त करके ही ये घर ख़रीदा था। अब उनके पास इतनी रकम तो ना थी, मगर जान से बढ़कर क्या था, उन्होंने आलिम साहब की मौजूदगी में और उनके किए गए हिसार में रहकर उसी दिन घर खाली किया। इतने कम वक्त में काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उन्होंने अपना काफ़ी सामान तो नानी जान के घर और दूसरे मोहल्ले वालों के घर रखवाया और किसी रिश्तेदार के घर चले गए। कुछ रोज़ बाद एक छोटा सा फ्लैट लेकर वहाँ शिफ्ट हो गए। बहरहाल ये सारा वाक़या मोहल्ले में मशहूर हो गया था और लोग काफ़ी खौफज़दा हो गए थे। तकरीबन 18 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर चुका है। आज तक वो घर उसी तरह खाली पड़ा काफ़ी होलनाक मंजर पेश कर रहा है। मोहल्ले वाले अक्सर बताते हैं कि वहाँ बिजली ना होने के बावजूद भी कभी कभी किसी कमरे की झुर्रियों से लाइट आती हुई नजर आती है। करीब से गुजरने पर अंदर बच्चों के खेलने कूदने की आवाज़ें भी आती महसूस होती हैं। 1-2 बार मोहल्ले के चंद शरीर और निडर लड़कों ने खिड़कियों से अंदर झांकने की कोशिश की तो अंदर से इंतहाई बारीक सी हल्की हल्की आवाज़ें आती हुई महसूस हुई, जैसे कोई नाक में बोलते हुए अंदर आने को कह रहा हो। लड़कों ने खौफ के मारे सर पर दौड़ लगा दी और कई दिन खौफ में मुब्तला रहे। ऐसे ही खौफज़दा कर देने वाले बेशुमार वाक़यात उस खाली घर से मंसूब हैं। आज भी नानी जान के घर जाते हुए उस मकान के आगे से गुजरते हुए जिस्म में अजीब सी सनसनाहट दौड़ जाती है। खौफ की एक लहर रीढ़ की हड्डी में उतरती महसूस होती है। बुजुर्ग तो यही कहते हैं कि जिन्नात अल्लाह ताला की मखलूक हैं जो अक्सर हमारे आसपास अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं और दखल अंदाजी या छेड़छाड़ करना अक्लमंदी नहीं है और उन्हें नज़रअंदाज करना ही बेहतर है। अगर उनकी रिहाइश गाह में दखल अंदाजी कर दी जाए तो वो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाकर वहाँ से चले जाने के इशारे करते हैं और अगर उनके इशारों को ना समझा जाए तो जान भी जाने का ख़तरा होता है।